हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शिक्षा पर। मैं आज आप लोगों के लिए बीए थर्ड ईयर की फर्स्ट पेपर से 10 चैप्टर लेकर आई हूँ, जिसका नाम है मध्यकाल में भूगोल। तो फ्रेंड्स, जिसने भी हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई सेक्शन में जाकर हमारी पिछली वीडियो को देख लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं मध्यकाल में भूगोल के बारे में, ज्योग्राफी इन मिडिल एज। सबसे पहले बात करते हैं अरब भूगोल वेताओं का योगदान, जो कि मध्यकाल के भूगोल में दिया गया है। 6वीं एवं 7वीं शताब्दी में अधिकांश धर्म युद्ध अरबों द्वारा लड़े गए। इन्होंने ईसाइयों एवं यहूदियों के साथ भी धर्म युद्ध किए, क्योंकि प्रारंभ से ही तीनों के लिए जेरूसलेम का निकटवर्ती क्षेत्र पवित्र रहा। यीशु सल्लम पर 637 ईस्वी में मिस्र पर, 664 ईस्वी में स्पेन एवं इस्तंबुल पर, 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में अरबों ने आधिपत्य स्थापित किया। अरबों द्वारा सभी लड़ाइयां स्थल मार्ग द्वारा स्थल पर ही लड़ी गईं। अब साहसी योद्धा एवं कुशल घोड़सवारी रहे। इन्होंने संघर्ष के दिनों में सामूहिक शक्तिशाली जाति का परिचय दिया। 8वीं सदी के प्रारंभ में 14वीं सदी के उत्तरार्ध तथा इस क्षेत्र में सर्वत्र शांति रही। इसके साथ साथ निम्न अनुकूलताओं के कारण भी अरबों ने स्थान स्थान पर शैक्षणिक संस्थाओं की नींव डाली, ज्ञान वृद्धि की एवं प्रेक्षण द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकास का प्रयास किया है। जैसे कि अरब काल की सबसे महत्वपूर्ण देन प्राचीन काल के यूनान, रोम एवं पुराणकालीन भारतीय ज्ञान को सुरक्षित रखे, उसे विकसित करने में रही। पश्चिमी यूरोप में मोहम्मद साहब के विचारों का प्रभाव बढ़ने के साथ साथ 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही तेजी से वहां के निवासियों में सौहार्द बढ़ने लगा एवं यह सभी एक धर्म के अंतर्गत आ गए। सर्वप्रथम संपूर्ण पश्चिमी एशिया, जिसमें कि ईरान, इराक, प्रायद्वीप, सीरिया जैसे मुस्लिम प्रभाव तेजी से बढ़ा। पश्चिम एशियाई एवं अरब वासियों ने मुस्लिम धर्म के विस्तार के नाम पर 9वीं शताब्दी तक पूर्व में चीन तक एवं पश्चिम में उत्तरी व मध्य अफ्रीका और अधिकांश दक्षिणी यूरोप के देशों तक अपना अधिकार जमाया। 8वीं शताब्दी बाद इन आक्रमणों में मंगोल भी सम्मिलित हो गए। यह अरबों में भिन्न प्रजाति के थे। इन्होंने भी मुस्लिम जाति के नाम से ही निश्चित बर्बरता पूर्वक आक्रमण किए। इसके बाद 10वीं शताब्दी में भारत में इन्हीं प्रभाव क्षेत्रों में आ गए और कालांतर में यह भी मुस्लिम शासक राज्य करने लगे। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं हम अरब द्वारा विकसित भूगोल, नक्षत्र विज्ञान एवं गणित संबंधी कार्यों को 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला काल है अनुवाद काल, जो कि 700 ईसा पूर्व से 850 ईसा पूर्व तक चला है। अब इसके बाद नेक्स्ट है विकास का स्वर्णिम काल, जो कि 850 से 1100 ईसा काल तक रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं चरम विकास एवं हास्य काल, जिसको हम अवनति भी बोलते हैं। ये काल चला है 1100 से 1400 ईसा पूर्व तक। अब एक एक करके हम इनमें बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम अनुवाद काल की। अनुवाद काल 8वीं सदी के प्रारंभ से ही खलीफाओं की राजधानी बागदाद ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र बना। यहाँ पर खलीफा हारून उल रशीद एवं खलीफा अल ममून नामक शासकों ने बागदाद के निकट बैत अल हिकमा नामक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की एवं उसे विकसित किया। यहाँ पर मेसोपोटामिया, यूनान, मध्य एशिया, फारस एवं भारत के विद्वानों को समय समय पर
आमंत्रित किया गया और सम्मेलन बुलाए गए। इसी केंद्र पर ब्रह्मगुप्त के सिद्धांत ग्रंथ का उल सिद्धांत के नाम से आर्यभट्ट, बारामिहिर और भास्कराचार्य की गणित रचनाओं का एक एक कर अरबी एवं फारसी में अनुवाद किया गया है। प्रारंभ से ही अरब विद्वान विशेष भौगोलिक परिवेश में, नक्षत्र विज्ञान में, विकास में अधिक रुचि रखने लगे। शुष्क जलवायु होने व आकाश स्वच्छ रहने के कारण वर्ष भर सफलता से वेद द्वारा ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, राशियां आदि की गतियों का सही पता लगाकर पूर्व के ज्ञान को आगे बढ़ाया। विद्वानों का एक समूह काहिरा में टैलमी के सिद्धांतों के आधार पर तथा दूसरे विद्वानों ने इरफान, सिराज, मध्य एशिया एवं बागदाद में उल सिद्धांत के आधार पर पेक्षण एवं शोध कार्य किए हैं। अब इसके बाद बात करते हैं विकास का स्वर्णिम काल। इस काल में फारस की खाड़ी, अरब सागर व लाल सागर के मध्य में तटवर्ती देशों के मध्य व्यापार एवं नियमित संपर्क हेतु भूमध्य सागर और अन्य देशों की ओर यात्रा की जाने लगी। रात्रि में भी नक्षत्रों एवं राशियों की सहायता से नौवहन संभव हो सका। प्रसिद्ध जहाजी सुलेमान और सिकंदर की विकट मार्ग एवं साहसी यात्रा का वर्णन आज भी उपन्यास में मिलते हैं। यह यात्रा 10वीं एवं 11वीं सदी में दक्षिण अरब सागर एवं दक्षिण पूर्वी अफ्रीका के तट की ओर गई होगी। इस समय तक अरब एवं भारतीय नाविक अरब सागर, दक्षिण पूर्व एशिया एवं चीन तक निश्चित समुद्र मार्ग में आते जाते थे। मार्को पोलो ने भी इसी सुरक्षित समुद्र मार्ग से लौटते हुए इस तथ्य की पुष्टि की। लगभग इसी समय 11वीं सदी की उस पुस्तक में प्रमुख व्यापारिक मार्ग का वर्णन एवं पहली बार चीन, जापान एवं कोरिया का भी उल्लेख मिलता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं चरम विकास एवं हास्य काल की, जो कि इस काल में भूगोल का विकास नकारात्मक होने लगा। धर्म के बढ़ते हुए प्रभाव के आगे विकास अवरुद्ध हो गया। विभिन्न क्षेत्रों के शासक स्वतंत्र होते गए। पश्चिमी एशिया एवं स्पेन के मध्य के देशों में भौगोलिक मान्यताएं जड़ता का रूप लेने लगी। बीच बीच में वर्णनात्मक एवं सामान्य भूगोल पर 12वीं शताब्दी में कुछ कार्य हुए। इनमें धार्मिक केंद्रों, राजधानियों और प्रसिद्ध सामाजिक केंद्रों के निश्चित मार्गों एवं इन धार्मिक केंद्रों, राजधानियों और प्रसिद्ध सामाजिक केंद्रों के निर्मित निश्चित मार्ग एवं यात्रा के विस्तृत वर्णन भी देखने को मिलते हैं। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है हमारा अरब काल में भौगोलिक उपलब्धियां, कि अरब काल में कौन कौन सी भौगोलिक उपलब्धियां देखने को मिली हैं। तो सबसे पहले है गणित भूगोल, इसके बाद है अक्षांश देशांतर, इसके बाद है अंशमान। तो सबसे पहले बात हम करेंगे गणित भूगोल की। गणित भूगोल जिसमें कि नक्षत्र विज्ञान, पृथ्वी एवं सौर मंडल की विभिन्न इकाइयों के बारे में यूनानी विचारों को स्थापित किया गया। इस काल में चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शनि आदि आकाशीय पिंडों का भी प्रेक्षण एवं उल्लेख देखने को मिलता है। पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में पूर्व की ही भांति माना गया है। पृथ्वी के चारों ओर जिस काल्पनिक चक्र में यह घूमते थे उसे विषुवत रेखीय चक्र कहा गया था। उन्हें ब्रह्मांड एवं सौर मंडल का वर्णन किया गया है तथा भूतल पर स्थानों के अक्षांश एवं अंशमान भी ज्ञात किए गए हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर की, जो कि अक्षांश और देशांतर
गणित भूगोल का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू पृथ्वी के मुख्य स्थलों के अक्षांश देशांतर ज्ञात करना देखा गया है। इसके लिए विशेष यंत्र काम में लिए गए। इसमें गोला, चतुर्थांश, सूर्य या धूप घड़ी, कंपास आदि प्रमुख रहे हैं। बागदाद, काहिरा, सिराज, इरफान, कीव, समरकंद, ताशकंद आदि स्थानों के सही अक्षांश देशांतर ज्ञात किए गए हैं। अरबों ने टैलमी द्वारा बताए गए प्रधान अक्षांश विषुवत रेखा और प्रधान देशांतर को ही उस हेतु आधार माना गया है। इसी समय मक्का का अक्षांश देशांतर ज्ञात कर दोपहर का प्रार्थना समय निश्चित किया गया। इसी आधार पर अन्य देशों में भी दोपहर का प्रार्थना काल निश्चित किया गया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अंशमान की कि अंशमान क्या होता है। अंशमान, जो कि अधिकांश विद्वानों ने पृथ्वी का अर्धव्यास एवं परिधि को ज्ञात कर परिधि विषुवत रेखा को 360 भागों में विभाजित किया है, जिससे कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 56 मील बताई गई है। इसमें विषुवत रेखा की लंबाई 23,160 मील होती है, जो कि वास्तविक लंबाई से कम है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना मध्यकाल में भूगोल में अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान और अरब द्वारा विकसित भूगोल, नक्षत्र, गणित संबंधी कार्यों में किन किन कालों में विभाजित किया गया है। इसके बाद हमने जाना अरब काल की भौगोलिक उपलब्धियां, जो कि गणित, भूगोल, अक्षांश देशांतर और अंशमान के द्वारा आज हमने आपको सभी चीजों को एक एक करके इस वीडियो में बताया है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।